स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत। 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं का आभार व्यक्त किया। सुनिए क्या कुछ कहा। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्व पंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है, और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल हॉल में प्रवेश करने की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले प्रवेश करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद एनडीए के सभी घटक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, इस फैसले का अनुमोदन किया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए
के द्वारा संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और संसदीय दल का नेता चुनने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज ही एनडीए एक बार फिर से 18वीं लोकसभा की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए के सभी घटक दल और घटक दल के नेता आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। साथ ही साथ 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तारीख तय की गई है और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कमल किशोर और साथ ही साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से संसदीय दल का नेता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है, सभी घटक दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है और एक बार फिर से नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव किया गया है। इसके बाद आगे की तस्वीर की बात करें तो दावा पेश करने के लिए कब एनडीए अपने घटक दलों के साथ आगे बढ़ सकता है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बता दें कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र को तीसरी बार अपना नेता चुना गया सदन के अंदर और 5 बजे तो जाएंगे, राष्ट्रपति के साथ जाएंगे, अपनी पार्टी को लोगों लेकर के वहां पर लेटर दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति उनको संबोधित करने लगाएंगे। तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र को तीसरी बार अपना नेता चुना है और 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए सभी जो इंडियन गठबंधन है वो सभी ने उनको समर्थन किया और सभी ने संबोधित किया कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तीसरी बार, यानी कहीं नहीं कि सभी के साथ सभी का विकास को लेकर के आगे चले। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों का आज स्वागत किया, सम्मान किया, लगातार होगा कि जैसे होगा वैसे हम लगातार अपनी पार्टी चलाते रहेंगे। तो देखिए 3 बजे का समय है और 3 बजे के बाद बता दें कि जिसका बीजेपी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग होने वाली है सभी सांसदों के साथ और सीएमओ के साथ। तो उसके बाद जब राष्ट्रपति के बाद 5 बजे जाएंगे वहां पर अपना लेटर संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, कमल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी कमल, जिस तरह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और उसके बाद अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, लेकिन तमाम घटक दलों के द्वारा जिस तरह से समर्थन दिया गया है और इस बात को लेकर भी पुख्ता तौर पर समर्थन दिया गया है कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो आपको बता दें कि जिस तरीके से पुराने संसद भवन के अंदर सभी संसदीय बैठक के अंदर नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया गया, वही आपको बता दें कि जिस तरीके से अलग अलग जब नीतीश कुमार जब समर्थन देने आए थे तो उन्होंने अपनी एक अलग भावनाएं रखी थी और जब नायडू जी आए थे तब उन्होंने अपनी भावनाएं रखी थी। नीतीश ने कहा था कि जो रुके हुए काम है अब वो पूरे होंगे और जो पुराने जो जगह रह गई है उसको भी अब पूरा किया जाएगा। और इसके बाद आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो सबसे पहले आते ही जब उन्होंने संविधान को चुना था उसके बाद जब पूरा संसद भवन जो तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आपको बता दें कि अब जो बैठक बुलाई जाएगी अब उसमें फैसला लिया जाएगा कि 9 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जो है शपथ ग्रहण लेंगे, उसके अंदर किस किस तरीके की तैयारियां की गई है और उसी को लेकर अब जो है तैयारियों को लेकर जो है जायजा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अजय, तैयारियों की बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों को लेकर क्या जानकारी है? इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ ग्रहण कर सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए अभी जो शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और राष्ट्रपति भवन के अंदर ही तैयारी की जा रही है और उनको वही बोला गया कि हमारी जो संख्या होगी यानी जो गेस्ट होंगे वहाँ पर 7 से 8 हजार लोगों को बुलाया गया है, यानी कहीं की बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। अगर मैं तेरी बात बता दें कि जिस तरह से जो बीजेपी समर्थन थे सभी पार्टियां थी उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का बहुत भव्य स्वागत किया, शॉल लगाकर और फूलों से स्वागत किया। तो सभी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं और उसी को लेकर हम आगे चलेंगे और सभी दल एक साथ है, यानी कहीं न कहीं जो काम थे जो बाकी बच्चों का काम है वो इस 5 साली योजना में पूरे हो जाएंगे, यानी कहीं पूरा सबका सहयोग और सबका साथ चल रहा है। तो देखिए जिस तरह से पूरी तैयारियां हैं वो पूरा तैयार की जा रही है, जिससे 5 बजे के बाद जैसे ही वो लेटर सबमिट करेंगे उसके बाद और तैयारी हो जाएंगी क्योंकि 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति भवन में आकर। तो देखिए कहीं ना पूरी तरह से कैबिनेट की तैयारी है और जो 3 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर पूरी तैयारी है कि किस तरीके से क्या निर्णय बनाया जाएगा, किस तरह से योजनाएं की तैयारी की जाएगी और क्या क्या रखा जाएगा और सारी सूचना है। लेकिन ये जो हो रहा है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कौन कौन, लेकिन कुछ विदेशी मेहमान भी इस शपथ ग्रहण में आने वाले हैं।
जी बिल्कुल, विदेशी मेहमान भी शपथ ग्रहण में आने वाले हैं। कमल, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियों की जिस तरह से एसजे बात कर रहे थे कि भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी तक? देखिए, मंत्रिमंडल की जो लेकर जो जानकारी हमें मिली है उसको बता दूं कि किस तरीके से जो है एनडीए ने अपने मंत्रिमंडल के जो लिए पहले ही जो लिस्ट जो बना रखी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है मंत्रिमंडलों की पहली लिस्ट दी थी, जिन्होंने रेल मंत्रालय है, जल शक्ति है, बहुत से ऐसे मंत्रालय जो उन्होंने मांग करी है। चिराग पासवान ने भी अपनी मंत्रालय की मांग करी है, वहीं नायडू ने भी अपने अपने मंत्रालय की बात करें। अब देखना ये होगा कि किस अब जो पुराने जो मंत्री थे, किससे क्या मंत्रालय छीना जाएगा और क्या मंत्रालय नए मंत्रियों को, नए सांसदों को दिया जाएगा और किस मंत्री को क्या जो है जो मंत्रालय दिए जाएंगे, उससे अभी जो है गठन बाकी है। जो मंत्रालय में जो मंत्रिमंडल को दिया जाएगा उसके अंदर भी एक चर्चा अभी चलेगी, क्योंकि जब ये बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। अब मैं बता दूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को इस समय जो है संसदीय दल में बैठक मिलकर अभी जो नेता चुन लिया गया है, उसके बाद जो है अब उसके बाद ये बैठक का दौर चालू है। अब शाम को भी एक बैठक होनी है, उसके अंदर भी अलग तरीके से अलग फैसले लिए जाएंगे। जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से मंत्रालयों की बात करें तो बड़े मंत्रालयों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कौन कौन से वो मंत्री हैं जिन्हें रिपीट किया जा सकता है? देखिए, कई ऐसे जो काम किए हैं मंत्री हैं, कई ऐसे पुराने मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जाता कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि जो अन्य पार्टी आई है उनको भी मंत्रालय देने की बात कही जा रही है, वो अपने हिसाब से मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के अंदर बात कर लें, जितने बड़े मंत्रालय हैं जैसे बताया जा रहा है वो सब अपने पास होंगे, लेकिन जो अन्य मंत्रालय होंगे वो दिए जाएंगे। यानी कहीं न कहीं वही रिपीट होगा, लेकिन उसको कुछ चेंज किया जा रहा है। लेकिन अभी जो मंत्रालय तैयारी है, लेकिन सभी पार्टियों से जो साथ में बैठे हैं उनसे मांगी गई है लिस्ट कि आपको क्या मंत्रालय की चाहिए। तो पहले ही सामने आ रहा था कि बड़े बड़े मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी चाहिए और पासवान को भी चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है तैयारी है, लेकिन बीजेपी का जो एक मत होता है, वो जो उनका तरीका होता है वो एक अलग होता है, जो सूत्र सवाल आती है वो अलग होती है। लेकिन ये जो हो रहा है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो इस तरीके से किया जाएगा और सभी का जो फैसला होगा सामान्य होगा। तो जैसे समर्थन दिया है वैसे सभी जो भी बीजेपी अगर मंत्रिमंडल में जगह देती है तो उसको सराहनीय होगा। तो देखिए, जब भी पार्टी चल पाएगी और इसी सहमति के साथ जो 8 तारीख से समझ कर होना था वो 9 तारीख को हुआ है। तो देखिए, कहीं ना फेरबदल होगा, लेकिन जिससे उम्मीद है वो शायद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो भी मंत्रालय होंगे, चाहे गृह मंत्रालय की बात कर लें या रक्षा मंत्रालय की बात कर लें या रेल मंत्रालय की बात कर लें, मंत्रालय की बात करें, तो कहीं जो बड़े मंत्रालय है वो बीजेपी शायद अपने पास रखेगी। देखिए, अन्य जो मंत्रालय है उसमें सहयोग जरूर रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। लगातार कहीं ना भी आने वाले समय जिससे 90 जब अटल बिहारी वाजपेयी थे चंद्रबाबू नायडू के साथ, तब भी वहाँ पर वो मंत्रालय दिए गए थे। उन्हीं मंत्रालयों पर विचार भी किया जा सकता है और दिया भी जा सकता है। तो देखिए, अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार किसको क्या मंत्रालय दिया जा सकता है। जी बिल्कुल कमल, जिस तरह से अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में इस बात का खंडन भी किया है आज प्रधानमंत्री के साथ ही साथ चिराग पासवान की तरफ से भी इस बात का खंडन आया है कि कहीं कोई मंत्रालय को लेकर मांग नहीं की जा रही है। अभी तक इस बात को लेकर कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कोर मंत्रिमंडल और केंद्रीय बड़े मंत्रिमंडल की बात करें तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इन बड़े मंत्रिमंडल को अपने पास ही रखेगी और एनडीए की सरकार के जो अभी तक दिग्गज मंत्री रहे हैं वो एक बार फिर से अपने कार्यकाल को रिपीट करेंगे? देखिए, आपको बता दें कि एनडीए के सरकार ने जब 2 दिन पहले भी जब मीटिंग चल रही थी, जब बैठक बुलाई गई थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था और साफ तौर पर यह उन्होंने मांग की थी कि हमें बड़े जो मंत्रिमंडल में विस्तार के अंदर जो है शामिल किया जाए। और ये आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने लिस्ट दी है, बड़े बड़े मंत्रालयों की जो लिस्ट उन्होंने सौंपी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पुराने जो मंत्री जो काम कर रहे थे उसके अंदर उनको हटाया जा सकता है और नए मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो नए जो पुराने जो मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को लाया जाएगा। लेकिन जो इससे पहले की जो लिस्ट है उन्होंने पहले ही उनको सौंपी थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जिस बात का खंडन किया है वो गलत है, लेकिन जो मंत्रिमंडल की जो लिस्ट थी वो पूरी पहले ही उन्होंने सौंप दी है। जी बिल्कुल, तो लिस्ट पहले ही सौंप दी है। अजय चौहान, लगातार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अब इसके बाद बात करें, अब क्योंकि संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है तो कितना और समय है दावा पेश करने के लिए? क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, दावा की बात करें तो 5 बजे का समय बताया गया। 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे अपनी शपथ के लिए। लगातार वहां से फिर बाकायदा उनको एक लेटर दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। उसके बाद इन शपथ ग्रहण की तैयारी में शपथ ग्रहण लेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि जब संसदीय नेता चुन लिया गया है तो समय ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अब कल 8 तारीख या 9 तारीख संडे का दिन ये बताया जा रहा है, संडे को शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिससे से
जो बीजेपी 240 से आई है, जो गठबंधन के साथ 293 सीटें लेकर आई है, एक बड़ी बहुमत के साथ आई है, तो सभी का सहयोग, सभी के साथ सबका विकास लेकर के आई है। प्रधानमंत्री की बात करें या नितिन गडकरी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, साफ साफ कहा जो योजनाएं हमारी बाकी बची हुई है वो हम इस 5 वर्ष में पूरा करेंगे। यानी कि जो विचार था, जो चला आ रहा था, जो योजना चलानी है वो पूरी तरह से रहेगी। तो समर्थन के साथ, चाहे वो पूरी बहुमत में थी या नहीं थी, लेकिन बीजेपी का जो साथी है, जो बीजेपी के गठबंधन है, उन सब का कि देश के लिए जो काम होगा वो उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी, इसके अलावा नीतीश कुमार ने जिस तरह से समर्थन दिया और उसके बाद नीतीश कुमार का जिस तरह से संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इस बार छिटका है वो एक बार फिर से सरकार चलाने के बाद सब कुछ वापस आ जाएगा, यानी साफ तौर पर एक तरफ से तो कमिटमेंट उन्होंने दिखाया है और दूसरी तरफ विपक्ष पर भी बातों ही बातों में निशाना साध दिया। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा जो बात करते हैं बड़ी तोल मोल के कहते हैं, कुछ ऐसा सवाल कहते थे जो कि वो जब बीजेपी छोड़ के उसमें गए थे तब भी वही बात आई, तो जब उनको छोड़ गया तो वही बात कि अब चाहे कुछ पूजा कुछ नहीं होगा, लेकिन वही उन्होंने कहा जो कुछ बिछड़ा था वो मुझे वापस मिल गया। यानी कि अभी कुछ समय बाद विधानसभा भी होने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि एनडीए का साथ छोड़े, क्योंकि उनके साथ होना बहुत जरूरी होता है। विधानसभा के अंदर, लोकसभा में उन्होंने समर्थन किया तो तभी ये जितना हो पाया। तो देखिए, नीतीश कुमार है, पुराने नेता रहे हैं, उनको पता है मुझे कब कहाँ क्या करना है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि इस बार उनको कोई धोखा दे या कुछ दे, क्योंकि उनको भी देखना है कि आखिरकार मेरे जो सांसद है, मेरे जो विधायक होंगे तो एनडीए के साथ अगर रहते तो अच्छा रहा, क्योंकि 1 साल उन्होंने देखा दूसरी पार्टी के साथ रह गए क्या हुआ। तो देखिए, कहीं ना नीतीश कुमार सोच समझ से काम करते हैं, तो उन्होंने साफ कहा है मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना मैंने कोई पद की बात करी है, मैं सिर्फ एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के साथ काम करूँ। जी बिल्कुल कमल, जिस तरह से लगातार समर्थन के दौरान एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, चिराग पासवान, ये तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकारा है और ये भी कहा है कि हर हालत में प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार इस बात को लेकर बार बार हर नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि कमिटमेंट पूरी तरह से पक्का है और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। क्या इसे एक तरह का इशारा और संदेश भी समझा जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जब समर्थन के लिए बात करी थी, जब प्रधानमंत्री को इन्होंने अपना समर्थन दिया था, तो सभी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो ये दावा कर रहे थे कि आज ही जो सरकार बनाने का जो दावा करने का जो पेश करने चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो जो रविवार को जो होगा वही होगा। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान है, चंद्रबाबू नायडू है, इन लोगों ने सभी ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से आगे काम करते हैं उसी के साथ आप वो लगातार काम करते रहेंगे। वो लोग उनके साथ है, पूरा एनडीए उनके साथ है, पूरा जो जेडीयू है, नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, सभी जो मंत्रालय, सभी सांसदीय बंधन के जो नेता है वो प्रधानमंत्री के साथ है। जी बिल्कुल अजय, अब दावा पेश करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जाहिर सी बात होंगी, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ही फ्यूचर प्लान को लेकर और आने वाले कुछ महीनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से प्लान तैयार करने के लिए, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए कहा गया था, क्या लगता है आपको तीसरा जो कार्यकाल होगा, क्योंकि इस कार्यकाल में बीजेपी की सीटें कम भी हुई हैं, तो क्या दुगने जोश के साथ और दुगनी प्लानिंग के साथ एक बार फिर से जब सरकार बनेगी तो कार्य की शुरुआत होगी? देखिए, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय नेता चुना गया, जिस तरह से उनकी आवाज थी, तो उससे यही लगता था कि जो भी कार्य होगा वो भरपूर होगा और किसी भी आवाज में कम नहीं होगा। जो नीति चली आ रही है, जो प्लान तैयार किया गया, जिस प्लानिंग के साथ काम करना है हम उसी प्लान के साथ काम करेंगे। यानी कि बस अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आखिरकार हमारी जो बहुमत नहीं आया, बीजेपी का पूरा जो अन्य दल होगा वो कहीं धोखा देंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। सभी ने साफ साफ कहा कि हम इनके साथ है, जो भी निर्णय लिया जाएगा जो खुलकर लिया जाएगा, यानी कि फुल बहुमत रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। तो देखिए, जो भी तैयारी की गई है, जो तैयारी होनी है, जो प्लान बचा हुआ है, उसको पूरी तरह से बीजेपी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि मैं जो काम करता हूँ, विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर खड़ा करता है, तो साथ नहीं देता है, क्योंकि जो भी काम किया, देश के हित काम किया, चाहे वो योजनाएं लेके आया तो भी विरोध किया, जो नहीं लेके आया उसका भी विरोध किया। तो ऐसे में जो संगठन है, उनको ये उम्मीद है जो विपक्ष है इस समय तैयार हो, विपक्ष भी मजबूत है, तो हो सकता है कि अगर वो निर्णय लेते हैं, तानाशाही करते हैं, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र तानाशाही है और अपने मन मर्जी से फैसला लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि शायद अब जो गठबंधन में सरकार बनी है, अगर फैसला लेंगे तो टूट सकता है, तो लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और उन सब दोनों ने साथ साथ कहा कि हम हमेशा साथ है, तो साथ रहेंगे, एनडीए छोड़कर कभी नहीं जाएंगे।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से समर्थन की यहाँ पर बात करने की बात हो रही है कमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि ये कार्यकाल बड़ा कार्यकाल होने वाला है। अभी तक जिस तरह के फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, हालांकि सभी दलों के द्वारा समर्थन की बात की जा रही है और पूर्ण रूप से समर्थन की बात की जा रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि गठबंधन में होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई और दुश्वारी भी देखने को सामने आ सकती है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल इस बात का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को आश्वासन दिया, सभी सांसदों को आश्वासन दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वजह से तंज कर सकता है, और जब कहा है उन्होंने, जब एक डेमोक्रेसी की बात करी थी, प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो कहता हूँ कि हमारा जो भारत के अंदर है डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन जब दूसरे नेता है वो जाके वहां पर बोलते हैं कि किस तरीके की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और उसको लेकर यहाँ पे कई सी बातें जो है तनी भी चली। और बात को बता दें कि जो है मंत्रिमंडल के अंदर अलग से बदलाव देखा जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो छूट जो हुई है, अब अलग जो है बड़े और फैसले लिए जाएंगे, जहां तक जो कार्य नहीं हुआ अब उन कार्य को भी पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल अजय, अगर बात करें इस संसदीय दल के नेता के चुनाव की, तो संसदीय दल के नेता के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत सी बातें कही है, देश को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन उसके साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए ईवीएम का सबसे बड़ा मुद्दा होता था, अगर सीधे कमाते विपक्षी तो ईवीएम में सवाल होता था, लेकिन इस बार दोनों तरफ से ईवीएम में किसी ने सवाल नहीं उठाया, चाहे वो किसी भी दल का पार्टी बनता क्यों ना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि ईवीएम पे सवाल उठाने वाले वो लोग आज उनका बोलती बंद है, क्योंकि वो नहीं कह सकते कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, ईवीएम हैक कर ली गई है, ईवीएम बदल दी गई थी, क्योंकि सवाल यह है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कमल आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपने संबोधन के दौरान देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ होने की बात की थी। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। तो एक तरफ संसदीय दल का नेता चुना गया है, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी से की है मुलाकात। तो जिस तरह से पुराने नेताओं को याद करने की आज बात हुई थी अपने संबोधन के दौरान भी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम एनडीए के घटक दलों को, पुराने नेताओं को याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी से एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। एनडीए की शुरुआत की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए की शुरुआत हुई थी और लाल कृष्ण आडवाणी भी उस सरकार में शामिल रहे हैं हमेशा से। और ऐसे में संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की ओर अग्रसर होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से बातचीत की है और इसके बाद संसदीय दल का नेता चुना जाने के बाद अब ये माना जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हमारे साथ दोनों संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए थे, कमल किशोर और साथ ही साथ अजय चौहान। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन हम सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है।
मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।